हेलो एवरीवन। तो मैं आकाश कुमार आ गया हूँ आपके सामने फिर से वेव्स एंड ऑप्टिक्स लेकर। तो हमने लास्ट टाइम जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 लेक्चर पहले हम स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट स्लिट्स पोजीशन के लिए इंटेंसिटी पैटर्न देखा था, फ्रिंज शिफ्ट देखा था और इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में पोजीशन का पढ़ा था। ठीक है, तो पोजीशन पढ़ लिया, फ्रिंज शिफ्ट पढ़ लिया और उनका एंगुलर पोजीशन वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम तरह तरह के एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किस तरह के वेरिएशन आपके आते हैं। ठीक, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे ये हैं, पहले शुरू में एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके पीछे की थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, फिर ऑब्लिक इंसिडेंस पढ़ेंगे। ऑब्लिक इंसिडेंस में एक जो आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो एक एंगल पर इंसिडेंट होती है। फिर कॉन्ट्रास्ट के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी इजी, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आज के वो काफ़ी इजी हैं, आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े टाइम के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, उस क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी मैं थ्योरी बताता हूँ आपको। तो जो आपका अगर जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर आप उसको याद करो फिर से, तो कुछ इस टाइप का होता है। S1 स्लिट, S2 स्लिट और यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीन रहता है। मतलब स्क्रीन जो है वो स्लिट्स के पैरेलल रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होगा, जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, कभी कभी क्या होगा, आपका जो स्लिट्स है वो आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी दे सकता है कि ये सोर्स 1 है और सोर्स 2 है, ऐसा भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे करेंगे, तो देखिए कि जब हमारा S1 और S2 कुछ इस टाइप से थे, ये S1 था, ये S2 था और हमारा स्क्रीन ऐसे था, और किसी भी पॉइंट पर जब हम इंटरफेरेंस मैक्सिमा या मिनिमा देख रहे थे तो हम पाथ डिफरेंस, इनके बीच का सेपरेशन स्मॉल d, तो जो पाथ डिफरेंस है वो कितना ले रहे थे, d sin थीटा ले रहे थे, क्योंकि ये जो एंगल था वो हमारा थीटा था। ठीक, तो पाथ डिफरेंस कितना ले रहे थे, d sin थीटा, स्मॉल d sin थीटा। अब ये एंगल हमारा क्या था, थीटा था। जितना एंगल हमारा रे जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बना रहा है, कितना था, थीटा था। ओके, तो उस केस में हमारा पाथ डिफरेंस था d sin थीटा। अब अगर मेरे पास कुछ 2 सोर्स ऐसे हो जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए, तो क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा एक सर्कल इसके अराउंड, सोर्सेस के अराउंड एक सर्कल दिया होगा। आप क्या करिए, इन दोनों सोर्सेस को एक लाइन से जोड़िए और इनके मिडल से, जैसे यहाँ से एक मिडल लाइन जाती थी, ठीक है, मिडल लाइन जाती थी जहाँ पर क्या होता था हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, तो इनके मिडल से कोई भी पॉइंट पर, इस सर्कुलर पाथ पर कोई भी पॉइंट P अगर है, हमें क्या करना है, वहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में होगा ऐसा कि किसी भी पॉइंट P पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या था, हॉरिजॉन्टल से, मतलब कि जो स्लिट के परपेंडिकुलर जो लाइन है, जैसे यहाँ स्लिट्स के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो ये है। ठीक, स्लिट्स के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, यहाँ पर स्लिट के परपेंडिकुलर लाइन से एंगल बना रही थी रे थीटा, बट जो की है यहाँ पर थीटा, ये थीटा है। अगर ये आपको दिया हुआ है तो पाथ डिफरेंस आप क्या लेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू d sin थीटा। ठीक, बट अगर आपका परपेंडिकुलर से नहीं, आपका जो लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट्स है, इफ ray is making angle phi with the line joining the slits slash sources। ठीक है, कोर्स सब्जेक्ट में क्या बोला होगा, सोर्स भी दिया होगा, बोलेगा S1 और S2 और सोर्सेज, तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे कि वो आपके स्लिट्स हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल फाई दिया हुआ है तो इस केस में जो हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, ये आपका क्या है, पाथ डिफरेंस है, तो ये पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा d cos फाई हो जाएगा। ठीक है, यही आपका पाथ डिफरेंस क्या था, d sin थीटा था, जो आपका d sin थीटा था। अब थीटा क्या है आपका, थीटा इज 90 डिग्री माइनस फाइव, तो d sin थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, d sin 90 डिग्री माइनस फाइव में, तो ये हो गया d cos फाइव। ठीक है, तो इस केस में क्या लेंगे आप, पाथ डिफरेंस इज d cos फाइव। मतलब अगर आपका जो एंगल है, जो आपका जो रे है, वो एंगल अगर हमारा किससे बना रही है, अगर लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट से बना रही है अगर एंगल, ये नहीं, अगर ये फाई है तो आपका पाथ डिफरेंस क्या होगा, d cos फाई है। लाइन ज्वाइनिंग द स्लिट से अगर एंगल बन रहा है तो d cos फाई आप पाथ डिफरेंस लेंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि S1 और S2
जो है दो आपके एंटीनाज हैं, दो क्या है, रेडियो एंटीनाज हैं। ओके, क्वेश्चन लिख लीजिए। 2 वर्टिकल रेडियो फ्रीक्वेंसी एंटीना mounted on a flat ground are separated by 2 meter and are radiating in phase with lambda equals to 1 meter. Consider a circular path at ground level of radius 50 meter around the two surfaces. If we move a detector around this path, how many interference maxima will it detect? मतलब कि S1 और S2 जो है वो फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब इनिशियल फेज जो है फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि इनिशियल जो फेज डिफरेंस है उनका वो क्या है, 0। ठीक है, तो डेल्टा फाई नॉट जो है आपका 0 दिया होगा। और जो वेवलेंथ इन्होंने बोला है इन फेज विद लैम्डा इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, तो सोर्स जो है ये S1 S2 रेडियो एंटीनास जो है ये 1 मीटर वेवलेंथ की वेव्स फेंक रहे हैं। ठीक है, और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर। तो स्मॉल डी हो गया आपका 2 मीटर। ठीक, स्मॉल डी हो गया आपका 2 मीटर। कंसीडर अ सर्कुलर पाथ, तो ये सर्कुलर पाथ इनके अराउंड है और यहाँ पर क्या है, एक डिटेक्टर आपने लगाया हुआ, मतलब डिटेक्टर जो है ये घूम सकता है ऐसे। ठीक है, तो पूरे सर्कल पर इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ आ रहे हैं ये डिटेक्ट कर सकता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने इंटरफेरेंस मैक्सिमा ये डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, मैक्सिमा कितने डिटेक्ट करेगा। तो क्या करेंगे हम, मान लीजिए डिटेक्टर आपका यहाँ था, ये डिटेक्टर है। ठीक है, तो ये डिटेक्टर जो लाइन जॉइनिंग द स्लिट्स है वहाँ से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो गया आपका, डी कॉस फाई आपका पार्ट डिफरेंस हो गया। अब पार्ट डिफरेंस क्या होता है, एन इंटू लैम्डा के इक्वल होता है। अगर मैं इसको फाई एन बोल दूँ फॉर एनएथ मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा, तो फाई एन फॉर एनएथ मैक्सिमा। तो क्या हो गया यहाँ से, कॉस फाई एन आप निकाल लेंगे, तो ये हो गया एन लैम्डा बाई डी। अब लैम्डा आपको 1 मीटर दिया हुआ है, डी आपको 2 मीटर दिया हुआ है, तो ये हो गया एन बाई 2। ठीक है, तो n बाई 2 हो गया। अब देखिए फाई एन जो है आपका पूरा सर्कल में घूम सकता है, तो 0 डिग्री से 2 पाई एंगल बना सकता है वो। तो फाई एन जो है, अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब ये इक्वल टू हो, मतलब 0 एंगल भी ले सकता है और 2 पाई एंगल भी ले सकता है। तो जब ये इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं फाई एन इक्वल्स टू 0 के लिए फाई एन, अब मेरा n क्या होता है, इंटीजर है, तो मतलब ये कौन कौन सी वैल्यू अटेन करेगा, n इक्वल्स टू 0 के लिए 0, n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 के लिए क्या हो गया, प्लस माइनस हाफ, एंड n इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 के लिए क्या हो गया, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये 2 और 2 4 और 1 5 वैल्यूज ये फाई एन अटेन करेगा। ठीक है, कॉस फाई एन इतनी वैल्यूज अटेन करेगा। अब कॉस फाई एन की कितनी वैल्यूज आएंगी इनके लिए देखते हैं। तो जब फाई एन, जब मेरा फॉर n इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 0 के फाई एन क्या क्या हो सकता है, फाई एन इक्वल्स टू 0 एंड फाई एन इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 0 के लिए क्या क्या हो सकता है, 0 कहाँ कहाँ आता है उसमें, पाई बाई 2 पर आता है, एक पाई बाई 2 पर आता है, एक 3 पाई बाई 2 पर आता है। ठीक है, पाई बाई 2 पर आता है और 3 पाई बाई 2 पर आता है। भाई 5 पाई बाई 2 करेंगे तो वो 2 पाई से बाहर हो जाएगा, हमें क्या रहना है, 0 और 2 पाई के अंदर रहना है। तो क्या क्या होगा फाई एन की वैल्यू, पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2। ठीक, फॉर n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 देखते हैं। तो फॉर n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 मतलब कि क्या हो गया, n इक्वल्स टू ये कॉस फाई एन इक्वल्स टू कितना हो गया, कॉस फाई एन इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। ठीक है, अब प्लस माइनस हाफ कब होती है वैल्यू उसकी, जब फाई एन हमारा क्या होगा, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। ठीक है, जब ये सारी वैल्यूज होंगी तो क्या होगा हमारा, कॉस फाई एन प्लस माइनस हाफ के इक्वल होगा। अब तीसरा बचा हमारा, फॉर n इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर n इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, तो कॉस फाई एन क्या हो गया हमारा, फॉर n इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो कॉस फाई एन हो गया हमारा प्लस माइनस 1। तो इस केस में जो हमारा फाई एन आएगा, फाई एन आ गया हमारा 0 एंड 2 पाई, क्या आ गया 0 एंड 2 पाई, और क्या आएगा 0 2 पाई एंड पाई भी आएगा क्योंकि माइनस 1 भी है, 0 2 पाई एंड पाई। तो टोटल देखिए किस किस एंगल पर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, पाई बाई 2 पर मिल रहा है, 3 पाई बाई 2 पर मिल रहा है, और 4 यहाँ पर है और ये 3 यहाँ पर है। तो कितने हो गए, 4 और 2 7, 7 और 3 10 हो गए। अच्छा 10 हो गए, लेकिन देखिए 0 जो है और जो 2 पाई है, जो 0 है और जो 2 पाई है वो क्या है, सेम ही पॉइंट है, क्या है, सिंगल पॉइंट की तरह काउंट होगा वो। और जब ये दोनों सिंगल पॉइंट है तो हम इसको एक पॉइंट की तरह काउंट करेंगे, तो कितने हो गए, 4 और 2 6 और 1 7
और एक 8, ठीक है। कितने हो गए? पहले 9 थे, अब कितने हो गए? एक कम हो गया, तो कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए भाई? ये दोनों जो है सेम ही पॉइंट है भाई। 5 = 0 भी यहीं आता है और 5 = 2π भी यहीं आता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए? टोटल मैक्सिमा हमारे पास आ गए 8। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा क्या आ गए? 8 आ गए, ठीक है। एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां और आठवां, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा क्या? ऑब्लिक इंसिडेंस। तो भैया ऑब्लिक इंसिडेंस जो है आपका बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना आपको, बस पार्ट डिफरेंस में जो आपका पहले से डी साइन थीटा जो पार्ट डिफरेंस था उसमें आपको एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देनी है, ठीक है, और वो आपको याद रखना है। तो आपको जो नॉर्मल जो आपका ये है आपका ऑब्लिक इंसिडेंस, तो भैया ये देखो, ये आपका है स्लिट S1 S2 और ये आपका है स्क्रीन, ठीक है। ये बीच में कितना डिस्टेंस होता है? कैपिटल D। ये यहाँ डिस्टेंस कितना होता है? स्मॉल d, ठीक। अब मान लीजिए पहले हमारी लाइट कैसे आती थी? कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए कि अब आपकी लाइट क्या आ रही है? कुछ इस तरह से आ रही है। कैसे आ रही है? ऑब्लिक आ रही है। और ये जो एंगल है ये कितना है? थीटा आई। इंसिडेंस एंगल कितना है? थीटा आई। किससे बना रहा है ये? नॉर्मल से, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर ऐसे ये इंटरफेरेंस हुआ और ये जो एंगल है ये कितना है? ऐसे थीटा n, ठीक है। ये कितना एंगल होता है? थीटा n, ओके। तो ये थीटा n एंगल हो गया। अब देखिए, अब एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज है, अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में है, तो उसको क्या लेंगे हम? क्लॉकवाइज एंगल है तो उसको लेंगे हम हमेशा नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि अगर मैं एंगल ऊपर की तरफ होता, अगर रेज ऊपर से आ रही होती कुछ इस तरह से और ये एंगल थीटा आई ऊपर की तरफ होता, तो ये क्लॉकवाइज हो गया ना, ऐसे क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तो ये एंगल क्या लूँगा मैं? नेगेटिव लूँगा, ठीक है। ये एंगल लूँगा मैं नेगेटिव। और जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, वो सारे एंगल क्या लूँगा मैं? पॉजिटिव लूँगा। मतलब थीटा आई की भी बात हो रही है और थीटा एन, दोनों के लिए, फॉर थीटा आई एंड थीटा एन, दोनों के लिए क्या हो रहा है? अगर क्लॉकवाइज है एंगल तो नेगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। ये आप याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे टाइम क्या होगा, अभी मैं डेराइवेशन जो करूँगा वो नीचे वाले एंगल के लिए करूँगा, जो मतलब यहाँ क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या हो सकता है? आपको ऊपर वाला भी दिया हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। चलते हैं आगे। तो जिस तरह हम पीछे करते थे कि यहाँ पर एक पार्ट डिफरेंस मान लिया, तो रेज हमारी कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। रेज हमारी कुछ ऐसे आ रही है और यहाँ पर पार्ट डिफरेंस हमारा कितना होता था? ये पार्ट डिफरेंस होता था हमारा डी साइन थीटा एन, ठीक, ओके। अब देखिए, ये क्या है हमारा? S2 और ये क्या है हमारा? पॉइंट P। अब क्या होगा भाई? ये वेव, इसका जो वेव फ्रंट है कुछ ऐसा होगा, तो मतलब कि यहाँ भी एक एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस आ रहा है, ये वाला। इस पॉइंट को अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ, इस वेव से इस वेव पर, S2 से S1 वाली वेव पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो n पर आ गया परपेंडिकुलर, तो ये जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है इसको बोलेंगे हम डी साइन थीटा आई। ये क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा आई। करके देखिएगा कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा आई, ओके। तो जब ये डी साइन थीटा आई हो गया तो हमारा टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? पहले कितना था? डी साइन, या फिर ऐसे मत देखिए, टोटल पार्ट डिफरेंस हो गया आपका S2P माइनस NS1 प्लस S1P। भाई इस वेव ने जितना ट्रैवल किया इंटरफेरेंस के बाद और जितना उस वेव ने एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल किया, वही तो उसका डिफरेंस ही तो क्या है? पार्ट डिफरेंस है। तो इस वेव ने कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रैवल किया? NS1। तो S2P माइनस NS1 प्लस S1P। तो S2P माइनस S1P माइनस NS1 लिख सकता हूँ इसको मैं, ब्रैकेट खोल दिया। तो S2P माइनस S1P कितना है? पीछे ही देख चुके हैं हम, डी साइन थीटा एन।
और NS1 कितना है, NS1 कितना है हमारे पास, माइनस डी साइन थीटा आई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी साइन थीटा एन माइनस साइन थीटा आई, ये आपका हो गया नया पार्ट डिफरेंस। क्या हो गया आपका, ये नया पार्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये पार्ट डिफरेंस तो हो गया, इसकी वजह से चेंजेस क्या क्या आएंगे ये भी तो देखना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ फ्रिंज देखेंगे कि पोजीशन ऑफ फ्रिंज में क्या चेंज आएगा। पोजीशन ऑफ फ्रिंज, ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्रिंज देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस आएगा। अच्छा, अब पोजीशन ऑफ फ्रिंज क्या होता है कि यहाँ मिडिल से कितना ऊपर है, ये अगर वाई एन है तो वाई एन क्या है, तो वाई एन डिवाइडेड बाय कैपिटल डी क्या होता है हमारा, थीटा एन होता है। अगर थीटा एन मेरा स्मॉल है तो थीटा एन कितना होता है, वाई एन बाई कैपिटल डी। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है, वाई एन निकालना है। तो वाई एन हो गया हमारा थीटा एन इंटू कैपिटल डी। अच्छा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या करता हूँ, अच्छा अभी किसके लिए देखेंगे, पहले मैक्सिमा के लिए देखते हैं। चलो, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा। ठीक, तो मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल। तो स्मॉल एन लैम्डा के इक्वल होगा, तो ये डी साइन थीटा एन माइनस साइन थीटा आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या करेंगे, इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ साइन थीटा एन की वैल्यू। तो साइन थीटा एन मेरा आ गया एन लैम्डा बाई स्मॉल डी प्लस साइन थीटा आई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा एन ये आ गया। अब साइन थीटा एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा एन लिख सकता हूँ, स्मॉल एंगल। तो वाई एन क्या हो गया मेरा, इसमें डाल लो थीटा एन की वैल्यू। तो वाई एन हो गया मेरा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी साइन थीटा आई, ये हो गया एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी साइन थीटा आई, डी से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें पूरे में। ठीक, अब ये मेरा क्या है, ये मेरा जो इनिशियल में फ्रिंज था, फ्रिंज का पोजीशन जो था वही है। ठीक है भाई, पहले भी हमारा यही आता था ना पोजीशन ऑफ फ्रिंज, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, जो बिना ऑब्लिक इंसिडेंस के जो फ्रिंज था वो था। मतलब कि अगर मैं फ्रिंज शिफ्ट देखता हूँ तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो फ्रिंज शिफ्ट कितना आएगा हमारा, डी साइन थीटा ही आएगा इस केस में। ठीक है, ओके, तो कितना आएगा हमारा, डी साइन थीटा आई। तो ये तो था मैक्सिमा के लिए। अब अगर हम मिनिमा की बात करते हैं तो इसको देते हैं मिटा, इसको मिटा देते हैं, और फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा डाल लो। तो फॉर मिनिमा में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, वाई एन इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू एन लैम्डा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और जब ये हो गया, जब आपका ये हो गया, और आपका पार्ट डिफरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस तो यही है, डी साइन थीटा एन माइनस साइन थीटा आई। ठीक है, आपका पार्ट डिफरेंस यही है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डी साइन थीटा एन या फिर साइन थीटा एन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा एन कितना आ जाएगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 डी प्लस साइन थीटा आई। ठीक है, तो हमारा टोटल वाई एन जो आ गया वो आ गया आपका 2n + 1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी साइन थीटा आई। ये आपका फाइनल पोजीशन ऑफ मिनिमा आ गया। ठीक है, तो भैया इजी है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं की बात, लेने की बात नहीं है इसमें। इजी जैसा मैक्सिमा के लिए किया ऐसे ही हमने मिनिमा के लिए किया, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। फ्रिंज विड्थ की बात करते हैं, फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा। तो फ्रिंज विड्थ, अच्छा फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बीटा, बीटा क्या होता है, वाई एन + 1 माइनस वाई एन। मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ सेम रहता है। तो फ्रिंज विड्थ जब मैक्सिमा की बात करें तो वाई एन + 1, तो यहाँ क्या होगा n + 1, भाई इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो वाई एन + 1 माइनस वाई एन कितना आएगा आपका, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। दोनों के केस में सेम ही आएगा। तो मतलब कि फ्रिंज विड्थ जो हुआ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भले ही आपका 0 डिग्री था जो कि सीधी आ रही थी लाइट, और भले ही आपका किसी एंगल पर आ रही है, तो फ्रिंज विड्थ आपका इस पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्रिंज विड्थ आपका सेम रहेगा, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं इंटेंसिटी एट सेंटर।
इंटेंसिटी एट सेंटर, मतलब कि जो पहले इंटेंसिटी क्या थी, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा था, मैक्सिमम इंटेंसिटी थी। अब यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी एट सेंटर, इंटेंसिटी एट सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पर क्या होता है, थीटा एन इक्वल्स टू 0। तो जब थीटा एन 0 हो गया और आपको पता है कि आपका जो अब इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, डेल्टा चाहिए, मतलब कि फेज डिफरेंस चाहिए। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस, ठीक है। और या फिर सीधे अगर पार्ट डिफरेंस की बात करें तो 4I0 कॉस स्क्वायर पार्ट डिफरेंस, तो ये हो जाएगा π/λ, और डेल्टा हमें पता ही है कि वो है d साइन थीटा n माइनस साइन थीटा i, ये हमें पता है इंटेंसिटी होता है। अब सेंटर पर क्या है, थीटा एन हमारा 0 है, सेंटर पर क्या है, थीटा एन हमारा 0 है। तो थीटा एन जब 0 डालूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, खाली 4I0 कॉस स्क्वायर पाई स्मॉल d साइन थीटा i/λ बचेगा, माइनस का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया, या फिर कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो कॉस ये आ गया आपका इंटेंसिटी एट सेंटर, ठीक है। तो मतलब कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे मेरा इंटेंसिटी चेंज होगा, ठीक। तो इंटेंसिटी मेरा चेंज होगा इस केस में सेंटर का, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, ये आपका ऑब्लिक इंसिडेंस हो गया पूरा, इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो आप लगाइएगा, जो नहीं आता है वो आप पूछिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं आपका कॉन्ट्रास्ट पर। कॉन्ट्रास्ट कुछ नहीं है, इट्स अ रिलेटिव मेजरमेंट होता है किसका, जो आपका किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या बनते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा का जो रिलेटिव चेंज है, या फिर बोल सकते हैं कॉन्ट्रास्ट इज अ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा एंड इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। तो कॉन्ट्रास्ट जो है, कॉन्ट्रास्ट तो आपके फ़ोन में भी होगा ना, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, जहाँ डार्क कर देता है वो, मतलब मिनिमा अगर होगा तो उसको बढ़ा देता है कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट को हम दिखाते हैं किससे, विजिबिलिटी से भी दिखाते हैं। जब कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, डार्कनेस बढ़ जाती है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है। तो इसको क्या बोलते हैं, वी से विजिबिलिटी से दिखाते हैं मैथमेटिकली इसको, और इसका फॉर्मूला होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम डिवाइडेड बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ठीक है। मतलब आपका अगर आई मिनिमम ज़्यादा है तो आपका कॉन्ट्रास्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉन्ट्रास्ट हो गया। अब आगे चलते हैं आपका किस पर, फ्रिंज शेप्स पर। तो फ्रिंज शेप्स देखते हैं, मतलब किस किस टाइप की फ्रिंज शेप्स बन सकती हैं किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में। तो जब आपका फ्रिंज शेप्स, इसमें दो केस होते हैं जी, दोनों केस लिखने हैं आपको, फ्रिंज शेप्स या फिर नेचर भी बोल सकते हैं, फ्रिंज नेचर, किस नेचर की फ्रिंज होगी। तो पहला है जब स्क्रीन इज पैरेलल टू स्लिट, मतलब स्क्रीन और स्लिट्स आपका S1 S2 ये है, और स्क्रीन आपका ऐसे है, पैरेलल है, ठीक है। ये कितना है, स्मॉल डी। तो अगर आपका पैरेलल है तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका स्क्रीन ऐसा कुछ है, ये आपका स्क्रीन है, मान लो ये आपने स्क्रीन लगाया हुआ है, और ये आपका Y है, ये आपका X है, ठीक है। इस टाइप का है स्क्रीन। तो आपका जो पैटर्न बनते हैं वो बनते हैं कुछ पैराबोला टाइप के, मतलब ये अगर बीच वाला पार्ट है तो ये हाइपरबोला बनता है, पैराबोला नहीं, हाइपरबोला। क्या बनता है, हाइपरबोलास की फॉर्म में आपका इंटेंसिटी पैटर्न आता है, जब आपका स्लिट जो है पैरेलल टू स्क्रीन हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये आपका कैपिटल डी है, ये आपका स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, ठीक है। और हाँ, तो कैपिटल डी को और किससे दिखाते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में होता है ना, नहीं एक्स में नहीं होता, ये जेड डायरेक्शन में होता है। कैपिटल डी कहाँ होता है, जेड डायरेक्शन में होता है। और एक्स डायरेक्शन क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। आपको अगर याद हो तो मैंने शुरू में बताया था, किसके अंदर की तरफ होती है, और वाई डायरेक्शन ऐसे होती है, मतलब कि आपने जो स्क्रीन लगाया है वो कुछ ऐसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाई है और ये एक्स है, तो इसको हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक। और ये बाहर की तरफ क्या है, जेड है, ठीक है।
ओके, तो ये एक्स है ये वाई है, तो मतलब इस टाइप के इस पर हाइपरबोलास दिखेंगे हमको, ये आपको हाइपरबोलास इस पर दिखेंगे। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि अगर मैं एक्स को, जो मेरा एक्स है, अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा कम कर दूं, इफ़ माई एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन स्मॉल डी, ठीक है, नहीं वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, अगर मेरा ये डिस्टेंस है, जितनी दूर मेरी स्क्रीन रखी है, ठीक है, अगर मैं दूरी पर, मतलब ज़्यादा दूरी मेरी ज़्यादा है और स्क्रीन मेरी छोटी है, तो मुझे क्या दिखेगा, इसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन दिखेगा। छोटा सा पोर्शन का मतलब है कि जो मेरा जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा मुझे, कर्वेचर नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है, क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब स्क्रीन मेरा पैरेलल है और मेरा अगर जो स्क्रीन का साइज़ है, जो ये साइज़ है स्क्रीन का, ये अगर मैं छोटा कर दूँ, ठीक है, तो मैंने छोटा कर दिया तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, जो पैटर्न है मुझे स्ट्रेट लाइन दिखेगा, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और अगर मेरा साइज़ बड़ा है, ये कब है, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन, या फिर कंपेरेबल टू डी भी हो सकता है, ग्रेटर देन और कंपेरेबल टू डी। ठीक है, तो मेरा क्या होगा इस केस में, जो शेप्स है वो कैसी दिखेंगी, हाइपरबोला की टर्म्स, हाइपरबोला के फॉर्म्स में दिखेंगी। अच्छा, ये तो तब था जब मेरा स्क्रीन जो है पैरेलल रखा हुआ है। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि स्क्रीन हमारा परपेंडिकुलर रखा हो, तो इस परपेंडिकुलर स्क्रीन में क्या होगा, देखते हैं। तो दूसरा है स्क्रीन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू स्लिट। ठीक, तो ये आपका स्लिट्स है S1 S2 और ये आपका स्क्रीन है ऐसे। तो क्या होगा, ये लाइन जॉइनिंग स्लिट्स है ऐसे बीच में। ठीक, इसको आप थोड़ा इस टाइप से मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे एक मैंने पॉइंट ले लिया P, तो ये जब पॉइंट मैंने P ले लिया, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे घुमाता हूँ पूरा, तो ये जो लेंस हैं, ये लेंस मेरी सेम रहेंगी। ठीक है, मैं बस इस पॉइंट को क्या कर रहा हूँ, इस पर ऐसे घुमा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो इस सर्कल के लिए पार्ट डिफरेंस मेरा सेम रहेगा, मतलब ये सर्कल जो होगा एक पूरा एक फ्रिंज बताएगा, मतलब ये या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमा मिनिमा होगा, ऐसे ही क्या होगा, फिर एक अगला सर्कल मिलेगा मुझे। तो क्या मिलती है इसमें, सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं, क्योंकि एक सर्कल के लिए, इसमें आप न्यूटन रिंग्स में पढ़ोगे, तो एक सर्कल के लिए क्या हो रहा होता है, एक सर्कल के लिए पार्ट डिफरेंस जो है सेम रहता है। ठीक है, मतलब इस पूरे सर्कल में जो होगा पार्ट डिफरेंस सेम होगा। ठीक, तो इसलिए क्या मिलती है, इस पर सर्कुलर फ्रिंजेस मिलती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, स्क्रीन जब परपेंडिकुलर हो तो क्या मिलती है आपकी, सर्कुलर फ्रिंजेस, सर्कुलर फ्रिंजेस। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया फ्रिंज का शेप्स। इस शेप की आपकी फ्रिंज होती है। अब आगे चलते हैं आपके इंटरफेरेंस फॉर वाइट लाइट पर। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मुझसे इंटरव्यू में ही पूछा गया था, इंटरफेरेंस फॉर वाइट लाइट। जब मैं आइजर पुणे का इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मैं वाइट लाइट डालता हूँ तो किस टाइप के पैटर्न्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, और न्यूटन रिंग्स पर भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो ये दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं आपका, जैम में ही नहीं आगे भी। तो ये देखते हैं इंटरफेरेंस फॉर वाइट लाइट। अच्छा, तो वाइट लाइट क्या होती है, इट्स कंपोज्ड ऑफ, मतलब इसमें बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं। जो आपने विबग्योर सुना है, क्या सुना है, विबग्योर, विबग्योर क्या क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, तो होता क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में होती है, मतलब लैम्डा इंक्रीज होता है इनका ऐसे, मतलब कि रेड का जो लैम्डा होता है, जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है। ठीक है, इसलिए वायलेट जो है हाईली एनर्जेटिक रहती है, रेड जो है थोड़ा कम एनर्जी वाली होती है। ठीक, ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको ऐसे कुछ स्लिट्स दिए हुए, कुछ क्या, 2 स्लिट्स दिए हुए, ठीक, 2 स्लिट्स आपको दिए हुए और स्क्रीन रखा हुआ है उनके सामने, ये स्क्रीन है, इनका मिडिल पॉइंट अगर ये है, तो अगर मैं इस पर वाइट लाइट डालता हूँ, क्या है वाइट लाइट, तो क्या होगा, वाइट लाइट में इतनी सारी जो वेवलेंथ्स हैं आपकी, वो सारी इंटरफेरेंस होगा उनका। ठीक है, अब होगा क्या,
अच्छा, आप ये हमेशा याद रखिए कि लैम्डा सेम लैम्डा का वेव्स ही आपस में इंटरफेरेंस करेगा, ठीक है। डिफरेंट लैम्डा है तो वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ठीक। तो सेम लैम्डा का मतलब अगर इसी लैम्डा के रेंज में अगर कोई वेव है तो वो आपस में इंटरफेयर करती है। मतलब इस लैम्डा से अगर ज़्यादा लैम्डा है कुछ, मतलब अगर ट्वाइस ये लैम्डा है और दूसरी वेव ट्वाइस लैम्डा, तो ये आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी, ठीक है। अगर लैम्डा है तो लैम्डा में लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा और लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा वाली वेव्स इंटरफेरेंस कर सकती है। मतलब लैम्डा के आसपास वाली वेव्स इंटरफेरेंस करेंगी और खुद लैम्डा वाली भी करेगी, लेकिन लैम्डा से कुछ ज़्यादा अगर डिविएट हो रहे हैं तो वो वेव्स इंटरफेयर नहीं करेंगी। इसका मतलब वायलेट और रेड कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे आपस में, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर मतलब अगर यहाँ से मैं मिडल वाला पॉइंट लेता हूँ, ये जो मिडल पॉइंट है, ठीक है। अब ये पाथ और ये पाथ क्या है, दोनों सेम है, तो ये हर वेव के लिए सेम है। भले ही वो वायलेट हो, इंडिगो हो, ब्लू हो, कोई सी भी वेव हो विबग्योर में से, वो सबके लिए हर लैम्डा के लिए सेम है, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा पर क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा पर सारी वेव्स क्या होती हैं, मैक्सिमा बनाती हैं, ठीक है। जो सेंट्रल पॉइंट है आपका, जो ये पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट, इसको पी ले लूँ अगर मैं अभी, तो सेंट्रल पॉइंट पर पी पर क्या बनेगा आपका, जो आपका पाथ डिफरेंस है वो सबके लिए सेम है। S2P S1P सबके लिए पाथ डिफरेंस सेम है, तो लैम्डा पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए सारी वेवलेंथ जो है वहाँ पर आकर मैक्सिमम बनाएंगी। तो ऑल द वेव, तो P पर क्या बनता है आपका, आपका सेंट्रल मैक्सिमा ही बनता है। और कैसा बनता है, क्योंकि सारी वेव्स वहाँ पर आकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कैसा बनता है, वाइट लाइट होती है वहाँ पर, ठीक है। कैसा बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा इज वाइट, ये भी बोल सकते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा कैसा होता है हमारा, वाइट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इतना पोर्शन कुछ विड्थ का कैसा होगा, वाइट होगा। कैसा होगा, वाइट। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम पोजीशन ऑफ फ्रिंज की बात करते हैं तो वाई एन क्या आता है हमारा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये आता है। अब देखिए, तो अगर मेरा कैपिटल डी, स्मॉल डी और एन हमारा कोई कांस्टेंट है, तो वाई एन मेरा किस पर डिपेंड कर रहा है, लैम्डा पर। तो मतलब जिसका ज़्यादा लैम्डा होगा उसके लिए पोजीशन ऑफ फ्रिंज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब अगर मैं फर्स्ट फ्रिंज की बात करता हूँ, फर्स्ट फ्रिंज की बात करता हूँ अगर मैं फर्स्ट मैक्सिमा की, ये मैक्सिमा के लिए ना, तो फर्स्ट मैक्सिमा की अगर मैं बात करता हूँ तो n इक्वल्स टू 1 डाल दूंगा, ठीक है। n इक्वल्स टू 1 डाल दूंगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या होगा हमारा, वाई एन जो है वो लैम्डा पर डिपेंड करेगा, y1 इज लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब विबग्योर का जो लैम्डा है वो क्या है, लैम्डा ऑफ वायलेट इज लेस देन लैम्डा ऑफ रेड, ठीक। तो लैम्डा ऑफ वायलेट इज लेस देन लैम्डा ऑफ रेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज वाई ऑफ वायलेट इज लेस देन वाई ऑफ रेड। मतलब वायलेट के लिए फर्स्ट मैक्सिमा थोड़ा कम दूर होगा और रेड के लिए थोड़ा ज़्यादा दूर होगा, ठीक है। तो अगर खाली मैं फर्स्ट मैक्सिमा की बात करता हूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे, विबग्योर, ठीक है। मतलब वायलेट वाला थोड़ा पास में बनेगा सेंट्रल से, ठीक है, और रेड वाला दूर बनेगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, नीचे की तरफ होगा विबग्योर, विबग्योर, ठीक। अच्छा, यहाँ तक आ गए। अब आगे देखते हैं भाई, इतना ही पैटर्न थोड़ी ना होगा, और भी आगे बनेगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, स्क्रीन पर कलर्स मिलेंगे ऐसे, स्क्रीन पर क्या मिलेगा आपको, कलर्स मिलेंगे, विबग्योर, विबग्योर और बीच में वाइट। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद दोबारा से आपका क्या आता है, एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पर सारी वेव्स दोबारा क्या कर रही है, मैक्सिमा बना रही है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, वाइट लाइट होती है। क्या होता है, वाइट लाइट। बट जब ये सेंट्रल मैक्सिमा से थोड़ा कम इंटेंसिटी की, वाइट लाइट ऑफ लेस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाती है, ऐसे इधर मिलेगा वाइट लाइट ऑफ लेस इंटेंसिटी, ठीक है, वाइट लाइट ऑफ लेस इंटेंसिटी। उसके बाद दोबारा आपका विबग्योर ऐसे शुरू हो जाता है। तो ऐसे वाइट लाइट, विबग्योर, फिर ऐसे वाइट लाइट, फिर विबग्योर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये इंटरफेरेंस ऑफ वाइट लाइट होता है। तो ये काफ़ी इजी चीज़ है, सिर्फ इतना देखना है कि वाई जो है आपका, जो पोजीशन ऑफ फ्रिंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। मतलब जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसके लिए पोजीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेड का लैम्डा ज़्यादा है तो रेड के लिए पोजीशन जो है वो कितना है, ज़्यादा है। भाई ये पोजीशन कितना है, ये रेड के लिए है और ये वायलेट के लिए है, तो ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है रेड वाला, ठीक है।
तो बस इसको इतना ही देखना है और ज़्यादा नहीं देखना। अब इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपको एक सोर्स है जो कि एक रेंज में वेवलेंथ छोड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सोर्स का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा जो है, उसमें लैम्डा का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में वेवलेंथ, सारी इन दोनों के बीच में जितनी वेवलेंथ है वो सोर्स फेंक रहा है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि अगर मेरा पाथ डिफरेंस इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना बोल रहा है, 5000 नैनोमीटर हो, बोला अगर मेरा पाथ डिफरेंस इतना हो नैनोमीटर, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द वेवलेंथ इन दिस रेंज which will constructively interfere at point P। मतलब कोई पॉइंट इसने P दे दिया, ये आपका S1 S2 ये स्क्रीन, और ये कोई पॉइंट इसने P दे दिया, और बोल रहा है अगर इस पॉइंट पर P पर आपका पाथ डिफरेंस इतना है, ठीक है, तो इनमें से जितनी भी वेव्स है हमारी 400 700 के बीच में, कौन सी वेव्स होंगी जो कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो आपको डेल्टा दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, पहले एन लैम्डा इक्वल्स टू 5000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लैम्डा और ये नैनोमीटर में ये सब यूनिट्स कैंसिल हो गए, तो एन इज इक्वल्स टू 5000 बाई लैम्डा आ गया। अब आपका मिनिमम कितना है, मिनिमम लैम्डा है 400, तो मिनिमम लैम्डा के लिए एन मैक्सिमम होगा, तो एन मैक्सिमम हो गया आपका 5000 बाई लैम्डा मिनिमम, मतलब कि 5000 डिवाइडेड बाई 400, तो कितना आ गया आपका ये 12.5 आ गया, ठीक, 12.5 ही आएगा। अच्छा, ऐसे ही आपका एन मिनिमम निकाल लेंगे, मिनिमम ऑर्डर, मतलब ये हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑर्डर निकाल रहे हैं हम, कि इतना, मतलब अगर खाली 400 नैनोमीटर अगर ये वेवलेंथ फेंक रहा होता तो इतने ऑर्डर का हमारे पास मैक्सिमा आते, ठीक है। और अगर 700 फेंक रहा होता खाली 700, ठीक है, तो कितना ऑर्डर आता हमारा 5000 बाई लैम्डा मैक्सिमम, तो 5000 डिवाइडेड बाई 700, तो ये हो गया आपका लगभग 7.14, ठीक है। तो मतलब कि मिनिमम ऑर्डर हमारा 7.14 हो सकता है और मैक्सिमम ऑर्डर हमारा 12.5 हो सकता है। तो अगर नंबर लाइन पर 7 यहाँ 8 9 10 11 12 13, तो मिनिमम कहाँ आ रहा है 7.14, ठीक है, और ये आ रहा है 12.5। तो मतलब इन दोनों के बीच के मैक्सिमा देखना है, तो 7 तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे और 13 भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड क्या करेंगे 8 9 10 11 12, इंटीजर ही ले सकते हैं ना बस। तो हमारा n क्या हो गया 8 9 10 11 12, ठीक। तो इस मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएंगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सिंपल यही करना था, इस मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग जो भी वेवलेंथ आएंगी वो हमारी आंसर होगा, ठीक है, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। मतलब अगर हम n इक्वल्स टू 8 के लिए निकालते हैं, तो n इक्वल्स टू 8 के लिए लैम्डा क्या आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 8, तो लगभग कितना आ गया 8 6 जा 48 8 2 जा 16 625 नैनोमीटर आ गया, ठीक। ऐसे आप क्या निकालेंगे n इक्वल्स टू 8 है, n इक्वल्स टू 9 के लिए निकालेंगे, n इक्वल्स टू 10 के लिए निकालेंगे, 11 के लिए 12 के लिए, ठीक है। जितनी वेवलेंथ्स आएंगी वो सारी आपकी क्या करेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, क्योंकि हमने पहले ही क्या ले लिया डेल्टा इक्वल्स टू एन लैम्डा ले लिया। तो ये क्या दिखा रहा है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसे ही आपको अगर आपका मिनिमा देखना है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2 लिख लेंगे, एन लैम्डा की जगह क्या यूज़ करेंगे 2n+1 लैम्डा बाई 2 यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अभी आपका थोड़ा सा और रह गया है, ऑप्टिकल पाथ, शिफ्ट ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू ऑप्टिकल पाथ, इंटेंसिटी कर्व ड्यू टू 2 स्लिट्स एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस। तो ये हम आपके अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं अगले लेक्चर में ऑप्टिकल पाथ वगैरह थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं, ठीक है, और थोड़ा और उसमें लेक्चर इंक्लूड करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।